स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फुल फॉर्म्स एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये हमारे जून का हॉलीडे होमवर्क है। सेकंड, हम फर्स्ट हॉलीडे होमवर्क पहले पढ़ चुके हैं और काफ़ी बच्चों ने उसको करके दिखा भी दिया है। तो ये आपका जून का सेकंड हॉलीडे होमवर्क है बच्चों, जिसमें हम फुल फॉर्म्स देखेंगे और कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये आपके सामने कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला है इनपुट यूनिट, जिसमें कि सारे आपके इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। दूसरा है सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और थर्ड है हमारे पास आउटपुट यूनिट, जिसमें जितने भी आउटपुट डिवाइसेस आते हैं वो हम रखेंगे। और एक होता है स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज होती है। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो होती है जिसमें हम डेटा को टेम्परेरी अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होती है जहां हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख लेते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो हमारी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका नाम होता है रैम। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो किस पे चल रहा होता है? रैम पे चल रहा होता है। करंट में अगर हम गाने सुन रहे हैं तो समझ लो रैम पे चल रहा है। मैं कोई लेटर बना रहा हूँ तो भी रैम पे चल रहा है। जिस तरीके की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये भी रैम पे चल रही है। जैसे ही लाइट चली जाएगी तो रैम की जो चीज़ है वो वहाँ से हट जाएगी। अगर ये कंप्यूटर बंद हो जाता है इस समय पर तो रैम पे जो भी काम हो रहा है वो बंद हो जाएगा, रैम खाली हो जाएगी और दोबारा से मुझे सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी रैम कैसे डाटा किस तरीके से स्टोर होता है? अस्थायी रूप से। और सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। यहाँ जो आपने डेटा रख दिया वो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, वो एज इट इज़ आपको मिलेगा। लाइट जाने पर वो डेटा वहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो दो टाइप की हमने देखी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी और प्राइमरी। प्राइमरी वो होती है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से रखा जाता है, जैसे कि रैम। और सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जिसमें डेटा परमानेंटली हम रख सकते हैं, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपकी सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया। मैग्नेटिक टेप मैंने आपको बताया था कि पुराने समय में जो हमारे टेप रिकॉर्डर्स होते थे उनमें हम आपके पास कैसेट्स होती थी, तो वो कैसेट में जो लगी रहती थी ब्लैक कलर की टेप, वो मैग्नेटिक टेप ही थी। और अगर उसी टेप को डिस्क के फॉर्म में बना दो तो वो मैग्नेटिक डिस्क बन जाती है। यदि उसी टेप को गोल ऐसा बना दिया जाए तो वो मैग्नेटिक डिस्क कहलाती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी या डीवीडी, उनमें जो आप डेटा एक बार डाल देते हो वो डेटा परमानेंटली उसमें रहता है, डिलीट नहीं होता। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इनपुट यूनिट कैसे काम करती है, सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू मैंने आपको बताया फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। इनपुट यूनिट द्वारा यानी कि इनपुट डिवाइस द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है सीपीयू को, सीपीयू उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके कहाँ पहुँचाता है? आउटपुट में। अब देखते हैं किस तरीके से प्रोसेस करता है। सीपीयू में तीन पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म हमने यहाँ देखा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब है जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होंगे वो यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटा भाग, वो यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। लॉजिकल यूनिट यानी कि आप यूजर द्वारा इनपुट यूनिट से दिए गए इनपुट का लॉजिक चेक किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ लॉजिक का मैं आपको, 5 डिवाइडेड बाई 0। आप 5 को 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी? इन्फिनिटी। यानी ये लॉजिकली सही नहीं है कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए, क्योंकि उसका कोई आपके पास आउटपुट या रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जो भी लॉजिकल इनपुट आते हैं उनको कौन चेक करता है? एएलयू, और उन पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब आती है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू के नाम से भी जानते हैं, और उसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तक मेमोरी यूनिट के डेटा को पहुंचाना और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से मेमोरी यूनिट तक डेटा को लेके जाना। इसका काम सिर्फ कंट्रोल करने का होता है। ये कंट्रोल करता है कि जो डेटा मेमोरी यूनिट में है उसको एएलयू के पास लेके जाए और एएलयू के डेटा को मेमोरी यूनिट पे लेके जाए, ताकि वो यहाँ आके प्रोसेस हो सके। एक बार डेटा प्रोसेस होने के बाद उसको क्या तो आउटपुट यूनिट पे भेजा जाएगा या उसको कहाँ भेजा जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज पे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आउटपुट यूनिट में हमारे पास सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो इनपुट यूनिट में हमने डिवाइस लिया, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने बटन प्रेस किया, अल्फ़ाबेट जिसके ऊपर लिखा हुआ था ए। जैसे हमने ए यहाँ से प्रेस किया, सीपीयू के पास एक सिग्नल जाएगा कि कीबोर्ड से ए बटन प्रेस किया गया है, और सीपीयू उस ए बटन के जो सिग्नल है उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट यूनिट के मॉनिटर पे क्या दिखा देगा? ए लिखा हुआ दिखा देगा। ये हो गया प्रोसेसिंग ए की। दूसरी प्रोसेसिंग एग्जांपल देखते हैं।
यदि हमने कीबोर्ड से हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, हमने कीबोर्ड से इनपुट यूनिट से कंट्रोल प्लस पी दबा दिया। कंट्रोल प्लस जब पी दबाते हैं तो क्या होता है, प्रिंट का विंडो ओपन हो जाता है और वो पेज प्रिंट होने को तैयार। जैसे हमने ओके का बटन दबाया, सीपीयू के पास एक इंस्ट्रक्शन आई कि इस पेज को क्या करना है, प्रिंट करना है। सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया और आउटपुट यूनिट पे भेज दिया। आउटपुट यूनिट पे कहाँ भेजेगा, मॉनिटर पे नहीं, क्योंकि प्रिंट की कमांड है तो वो किसको सर्च करेगा, प्रिंटर को। आउटपुट यूनिट पे प्रिंटर उसको मिलेगा और प्रिंटर पे उसको कमांड को सेंड कर देगा, प्रिंटर पे वो पेज प्रिंट होके आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल देखें। अब देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल। यदि हमने कोई फाइल बनाई, एक लेटर हमने लिखा, देखिए एक लेटर हमने वर्ड में लिख रहे थे, जब हम लेटर लिखकर कंप्लीट हो गए, अब हम चाहते हैं कि इस लेटर को हम परमानेंटली स्टोर कर लें ताकि भविष्य में काम आए। जब हम इस लेटर को लिख रहे हैं तब हम किस पे काम कर रहे थे, प्राइमरी मेमोरी रैम के ऊपर, क्योंकि करंट में काम चल रहा था। और करंट में काम करने के बाद अब हम चाहते हैं इसको परमानेंटली स्टोर करना, तो यहाँ से हमने इनपुट यूनिट, हमने अपना कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड से हमने दबाया कंट्रोल प्लस एस। जैसे कंट्रोल प्लस एस दबाओगे वो इंस्ट्रक्शन किसके पास गई, सीपीयू के पास। सीपीयू ने देखा कंट्रोल प्लस एक्स की इंस्ट्रक्शन आई है, इसका मतलब इस डेटा को स्टोर करना है परमानेंटली किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को आपके लिए स्टोर कर देगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यानी आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसमें स्टोर कर देगा। और यदि यूजर को ये दोबारा चाहिए एप्लीकेशन, तो यूजर इस सेव की हुई एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करेगा माउस से। जैसे माउस से डबल क्लिक करेगा, इनपुट यूनिट से इनपुट गया कि माउस से फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया है, सीपीयू ने देखा अच्छा फाइल को उठा के लेके आना है जो कहाँ स्टोर है, सेकेंडरी स्टोरेज में, तो यहाँ से फाइल को उठा के लेके आया जाएगा और यहाँ पर सीपीयू में उसको ओपन कर दिया जाएगा मेमोरी यूनिट में। यानी कि हम कोई कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो वो मॉनिटर पे दिखाई देगा, हम कोई प्रिंट की कमांड देते हैं तो हमारे प्रिंटर पे आउटपुट यूनिट पे आ जाएगी, और हम कहीं भी कोई डेटा को सेव करना चाहते हैं परमानेंटली तो वो हमारे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या सीडी पर सेव हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें देखी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रैम, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी पर डेटा अस्थायी रूप से टेम्पररी स्टोर किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं करंट में वो किस पे चलता है, रैम पे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये काम रैम पे चल रहा है। हम कोई मूवी देख रहे हैं, काम रैम पे चल रहा है। हम कोई गेम खेल रहे हैं, काम रैम पे चल रहा है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कुछ इस तरीके की चिप होती है बच्चे, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर। ये मदरबोर्ड है, ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये मदरबोर्ड है। और मदरबोर्ड में इस तरीके का आपको स्लॉट मिलेगा जहाँ ये रैम लगेगी। इस रैम को लगाने के लिए आपको एक लैच मिलेगा, देखिए व्हाइट कलर का। इस लैच को आप इस तरफ पुश करेंगे, खुल जाएगा। ऐसा ही लैच इस तरफ भी होगा, उसको उधर पुश कीजिएगा, वो खुल जाएगा। जब लैच आपका ओपन हो गया तो आप इस रैम को बाहर की तरफ खींच के बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से रैम बाहर निकल के आपके पास आ जाएगी। और हम लगाने का भी यही तरीका है, इसको हम सेट करेंगे यहाँ पर अपने इस स्लॉट में, जो स्लॉट दे रखा है। उसके बाद इस लैच को इस तरफ प्रेस करेंगे, ये कट करके आवाज़ से बंद हो जाएगा। और इस तरफ भी जो लैच होगा उसको इस तरफ मूव करके बंद कर देंगे और ये हमारी रैम सेट हो जाएगी। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो 4-5 टाइप की होती है, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 या SDDR भी होती है। तो DDR का फुल फॉर्म होता है डबल डेटा रेट। तो वैसे हमारे पास सिंक्रोनाइज DDR भी होती है जिसे हम SDDR बोलते हैं। तो जो ये DDR है बच्चों, देखो ये DDR सबसे पहले आई थी, DDR2 उसका एडवांस वर्जन है, DDR3 उसका भी एडवांस वर्जन है, DDR4 और भी एडवांस वर्जन है। इनको पहचानने का एक छोटा सा तरीका होता है, हालांकि यहाँ लिखा होता है कि DDR2 है या DDR3। जो ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप है इस पर साफ शब्दों में लिखा रहेगा कि जो ये रैम है ये DDR2 है या DDR3 है। फिर भी समझने के लिए थोड़ा बहुत अंतर है। DDR और DDR2 तो लगभग एक जैसी है। देखिए स्लॉट देख रहे हैं, ये इनका सेम जगह है, बट DDR3 को आप पहचान सकते हैं, उसका जो स्लॉट है देखो वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्टेड होता है। ये जो कट है ये DDR2 और DDR3 में अलग अलग जगह पे होता है, जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं। DDR4 में ये स्लॉट यहीं बीच में होता है। यहाँ पर हम जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा इसको लिखकर, जो लिखा हुआ है इसको देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये DDR2 है, DDR3 या DDR4। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग रैम लगती है, जिस तरीके का स्लॉट बना होता है उसी तरीके की हम रैम लगा देते हैं बच्चों। अब आता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, नाम लिख से समझ में आ रहा है रीड ओनली मेमोरी।
ये भी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगी रहती है। देखिए इस तरीके की एक चिप होती है जो हमारे मदरबोर्ड पे लगी होती है। इस पर कुछ हमारी इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे कि कंप्यूटर का नेम किसने बनाया है, कंप्यूटर कब बना था, कौन सी कंपनी का है कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें जो ऐसी है जिन्हें हमें सिर्फ रीड ओनली करना है। इसमें कितना हार्ड डिस्क है, कितनी मेमोरी है, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, रीड ओनली मेमोरी। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसे रीड कर सकते हो। तो ये जो वो डेटा, कंप्यूटर का वो डेटा जिसे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसको पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म है हमारा रीड ओनली मेमोरी। आगे आते हैं बच्चों हार्ड डिस्क में। देखिए हार्ड डिस्क ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। ये आपकी कौन सी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। इस पर जो डेटा आपने स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और देखिए यहाँ कंपनी का नेम लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 500 GB। ये हमारी 500 GB की हार्ड डिस्क है। ये आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। ये मदरबोर्ड पे नहीं लगी होती है, ये मदरबोर्ड से सिर्फ इसका कनेक्शन दिया जाता है। ये अलग से CPU के अंदर लगी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए ये इसको खोल के देखेंगे तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें एक यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क लगी होती है गोल, और ये देखो ये होता है रीडर, रीड राइट हेड होता है हमारा ये। इसमें ये जो ये शाफ्ट लगी हुई है ये ऐसे मूव करती है, इधर से इधर मूव करती है, इधर से इधर, दोनों बाई डायरेक्शनल मूव करती है। ऐसे ऐसे ये शाफ्ट मूव करती रहेगी और ये जो डिस्क है ये गोल 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 घूमती रहेगी। डिस्क गोल गोल घूमती रहेगी, शाफ्ट इधर उधर मूव करती रहेगी, तो सारे डेटा को एक्सेस कर सकती है। आपका जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करोगे आप देखोगे एक हल्की सी आवाज़ आती है आपके सामने, वो आवाज़ इसी चीज़ की होती है कि ये डिस्क घूमना स्टार्ट कर देती है। ये आता है FDD होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी देखो इसके अंदर होता है मैग्नेटिक डिस्क होती है ब्लैक कलर की। ये जो शील्ड लगी हुई है, कवर है, इसको आप इस तरफ मूव करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ ब्लैक कलर की आपको मैग्नेटिक डिस्क दिखाई देगी। इस शेप में दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर शेप में। यानी जो मैग्नेटिक डिस्क इसके अंदर लगी हुई है वो आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा इसको इस साइड मूव करेंगे। फ्लॉपी पहले इस्तेमाल होती थी जब बहुत कम डेटा हमें स्टोरेज पे लेना होता था। इसका अब जो यूज़ है वो मार्केट में लगभग ख़त्म हो चुका है। FDD की जगह हमारे पास पेन ड्राइव्स आ गई हैं, CD आ गई हैं, DVD और हार्ड डिस्क। अब तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आने लग गई है, एक TB की। तो फ्लॉपी डिस्क का जो यूज़ है वो अब लगभग मार्केट में बंद हो गया है। बट फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके आगे मूव करते हैं बच्चों CD, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आजकल मार्केट में बहुत चल रही है। ये देखिए ये फिलिप्स नाम की कंपनी की CD है 700 MB की, जिसमें 80 MB तक का डेटा, 80 मिनट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस स्पीड के साथ में 4 से लेकर 12x तक, यानी कि 4 की स्पीड से लेकर आप 12x की स्पीड तक उसको तेज कर सकते हैं। देखिए बच्चों CD के आगे RW लिखा है, तो ये रीराइटेबल है CD है। रीराइटेबल CD का मतलब होता है आप इसको एक बार यूज़ करेंगे, इसमें डेटा आपने डाला, डेटा को दोबारा इरेज कर दिया, ये CD खाली हो गई, फिर दोबारा डेटा डाल दिया, फिर उसको इरेज कर दिया, फिर खाली हो गई, फिर दोबारा। रीराइटेबल मतलब आप उसे कितनी बार भी राइट कर सकते हैं। डेटा को डाला, डेटा को डिलीट कर दिया, डेटा को डाला, डेटा को डिलीट कर दिया, रीराइटेबल है यहाँ पर। ऐसे ही अगर ये खाली R लिखा हो, W ना लिखा हो, तो ये CD सिर्फ एक बार ही यूज़ होगी, रीड ओनली है। एक बार आपने डेटा इसमें डाल दिया CD में, उसके बाद दोबारा आप इसमें डेटा नहीं डाल पाएंगे, यानी कि जो डेटा इसमें डल गया है वो डिलीट नहीं हो पाएगा। ये CD का एक पोर्शन है, ये CD का दूसरा पोर्शन है। दूसरा पोर्शन थोड़ा सा शाइनिंग सा रहता है और थोड़ा वाइट कलर का होता है। यहाँ से हमें आपको शाइनिंग सी दिखाई देती है इस पोर्शन पे। तो इस पोर्शन में जैसे डेटा भरता चला जाएगा वो इस तरीके से भरता चला जाएगा। डेटा ऐसा भरा, फिर और डेटा भरेगा तो ऐसे भर जाएगा, फिर और भरेगा तो और ऐसे भर जाएगा। धीरे धीरे गोले बढ़ते चले जाएंगे इससे बाहर की तरफ और डेटा डलता चला जाएगा। ऐसे आपके पास होता है DVD को कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ये देखिए ये DVD R है, 4.7 GB की है। इसमें 4x की स्पीड के साथ में 120 मिनट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों इसमें RW अगर लिखा होता तो हम ये कहते हैं कि ये वो DVD है जिसमें डेटा को डालेंगे, डेटा को इरेज कर देंगे, फिर डेटा को डाल देंगे, फिर डेटा को इरेज कर देंगे। कितनी बार भी डेटा डाल सकते हो, कितनी बार भी डेटा इरेज कर सकते हो। बट इसमें W नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स इस DVD में आपने एक बार डेटा डाल दिया, उसके बाद उस डेटा को मिटा नहीं सकते, उसकी जगह पर कोई दूसरा डेटा नहीं डाल सकते। यानी ये DVD R है सिंगल, DVD RW नहीं है। तो हम इसको राइट करेंगे, एक ही बार राइट की जा सकती है, उसके बाद दोबारा राइट नहीं होगी। ये रीराइटेबल है, आप इसको दोबारा से राइट कर सकते हैं बच्चों। आगे मूव करते हैं SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। बच्चे ये आपके
कंप्यूटर के सीपीयू में लगा होता है और इसका काम होता है आपकी मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो बहुत कम बिजली पे काम करता है, यानी 5 या 12 वोल्ट पे उसके सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो जो ये एसएमपीएस है ये क्या करता है, यहाँ हम 220 वोल्ट की बिजली को प्रोवाइड करते हैं। कितने वोल्ट की बिजली प्रोवाइड करते हैं, 220 वोल्ट की जो हमारे घर में आती है, 220 वोल्ट की हमने बिजली दी। वो बिजली क्या करता है एसएमपीएस, उसको कन्वर्ट कर देता है 5 से 12 वोल्ट में कन्वर्ट, 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जिन डिवाइसेस को 5 वोल्ट चाहिए होती है 5 वोल्ट पहुंचाता है, जिनको 12 वोल्ट चाहिए होती है 12 वोल्ट पहुंचाता है। ये सारे जो कनेक्टर्स हैं ये हमारे मदरबोर्ड पे लगते हैं। तो जो 220 वोल्ट यहाँ से हमने प्रोवाइड की एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे मदरबोर्ड तक इन कनेक्टर्स के थ्रू पहुंचाता है बच्चों। तो ये आप देखोगे, आप सीपीयू खोलेंगे तो यहाँ वहाँ आपको एसएमपीएस मिल जाएगा। एसएमपीएस में यहाँ फैन लगा होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट करते करते गर्म हो जाता है। तो ये फैन किस काम आता है, इसको ठंडा रखने के काम आता है या हीट को बाहर फेंकने के काम आता है। नेक्स्ट होता है यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनिवर्सल सीरियल बस। आपने यूएसबी देखा होगा इस तरीके का, देखो ये यूएसबी पोर्ट है, ये आपके घर में जो चार्जर है उस चार्जर में भी लगा हुआ है, और ये यूएसबी पोर्ट है। देखो ये वाला जो पोर्ट है वो यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, ये यूएसबी पोर्ट हैं दोनों। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म है। आपके घर में जितने भी चार्जर है वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यूएसबी में आते हैं। वहाँ पर आपको इस तरीके का स्लॉट देखने को मिलेगा। अगर ये ब्लू कलर की लाइन है, पहले यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइन आती थी तो हम बोलते थे यूएसबी 2.0, यानी उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती थी। अब ये ब्लू कलर के लाइन आने लग गई है, इसका मतलब है ये यूएसबी 3.0, यानी इनकी स्पीड 2.0 से थोड़ी सी हाई है बच्चों। अब आता है वीजीए। वीजीए हमारा होता है वीडियो या विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। देखिए हमारे कंप्यूटर में इस तरीके का एक वायर होगा, वायर लगा होगा, और इस तरीके का पोर्ट भी होता है। ये फीमेल पोर्ट है वो हमारा, ये मेल पोर्ट है वो हमारा फीमेल पोर्ट होगा। तो ये वीजीए पोर्ट होता है। ये जो वायर है इसको हम एक साइड तो हम लगाते हैं अपने सीपीयू में लगता है, और दूसरा साइड हम कहाँ लगाते हैं, इसको अपने मॉनिटर पे लगाते हैं। दूसरा साइड हमारा मॉनिटर पे लगता है, और सीपीयू से मॉनिटर तक सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने वीजीए पोर्ट का। तो ये हमारा कैसा पोर्ट है, वीजीए पोर्ट है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वो पुराने कंप्यूटर हुआ करते थे जिनमें पीछे की तरफ टेल निकली रहती थी, पूंछ से निकली रहती थी, इस तरीके के जो दिखाई देते थे। आपके घर में पुराने टीवी भी होंगे, वो सारे कैसे हैं, सीआरटी। वो कैथोड रे ट्यूब के फिनोमिना पे काम करते थे। एक ट्यूब होती थी इस तरीके की जिसमें इलेक्ट्रॉन गन निकलती थी और इलेक्ट्रॉन जाके टकराते थे स्क्रीन के ऊपर, और हमें स्क्रीन पे चीजें दिखाई देती थी। इनको रिप्लेस किया एलसीडी ने। एलसीडी मार्केट में आई, जिन्हें कहते हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, यानी कि जो स्क्रीन है तो स्क्रीन की 2 परत बना दी, 2 परतों के बीच में हमने क्या डाल दिया, लिक्विड क्रिस्टल डाल दिया। लिक्विड क्रिस्टल पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराते हैं वहाँ चमक आती है, और चमक आने पे हमें स्क्रीन पे वो पिक्चर दिखाई देती है। यानी 2 स्क्रीन की परतों के बीच में हमने क्या डाल दिया, लिक्विड क्रिस्टल डाल दिया, और लिक्विड क्रिस्टल पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएगा वो चमकेंगे, और चमकेंगे तो हमें स्क्रीन पर फोटो दिखाई देती है। अब एलसीडी को किसने रिमूव किया, एलईडी ने रिमूव किया। एलईडी थोड़ी और ब्राइट पिक्चर प्रोवाइड करता था। एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ये इस तरीके का एक डायोड होता है। ऐसे बहुत सारे डायोड स्क्रीन पर लगा दिए जाते हैं, और उन पर जब इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं तो वो अपनी रोशनी से हमें पिक्चर दिखाते हैं। जो एलईडी मॉनिटर है वो एलसीडी मॉनिटर की तुलना में थोड़े और ब्राइट होते हैं, और अच्छी पिक्चर, यहाँ पर क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देती है। आपके घर में जो टीवी होंगे, क्या तो वो एलसीडी टीवी होंगे या वो एलईडी टीवी होंगे। आजकल सीआरटी टीवी का चलन लगभग मार्केट से खत्म हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर जैसे ही ऑन होगा, कंप्यूटर चेक करता है कि उसके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि उसका कीबोर्ड और माउस या इस तरीके की और भी कोई चीज़ अगर यदि जुड़ी हुई है कंप्यूटर के साथ में, तो वो उनको चेक करता है क्या वो सारी सही है या नहीं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन होते ही क्या करता है, सेल्फ टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो नाम ही बता रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही हमने क्या किया, पावर को ऑन किया, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, सेल्फ टेस्ट कर रहा है, वो चेक करेगा। वो कीबोर्ड के पास एक सिग्नल भेजेगा, कीबोर्ड में जितनी भी लाइटें लगी होंगी सारी लाइटें जल जाएंगी। कीबोर्ड दोबारा से रिस्पॉन्ड करेगा सीपीयू को, और सीपीयू के पास अगर रिस्पॉन्स आ गया तो वो समझ जाएगा कि कीबोर्ड करेक्टली अटैच है। वैसे ही वो माउस के पास एक सिग्नल भेजेगा सीपीयू, और जैसे ही माउस के अंदर जो लाइट है वो लाइट ब्लिंक करेगी, एक बार जलेगी। माउस दोबारा से रिस्पॉन्स भेजेगा कि सीपीयू के पास। यदि सीपीयू के पास माउस का रिस्पॉन्स आ गया तो सीपीयू समझ जाएगा कि माउस भी
प्रॉपरली कनेक्टेड है। यानी जैसे ही हम पावर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू के द्वारा हर उस पेरिफेरल डिवाइस को चेक करता है जो उससे जुड़ा हुआ है, क्या वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, एक सिग्नल भेजेगा। यदि सिग्नल का रिस्पॉन्स वापस आ जाता है, इसका मतलब वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। वीडियो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। बच्चे जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था, वो सारी यूनिट जिस पर हम वीडियो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो बोलते हैं बच्चों। फिर आता है बायोस। बायोस होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस में क्या लिखा होता है, देखिए जो बायोस होता है, यदि आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या देख सकते हो, सिर्फ बायोस देख सकते हो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जिसमें आपके पास ये पता होता है कि सिस्टम में टाइम क्या चल रहा है, सिस्टम में डेट क्या है, और सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज में क्या लगा हुआ है, सीडी रोम लगा हुआ है, और सिस्टम में कितनी मेमोरी है और एक्सटेंडेड मेमोरी कितनी जुड़ी हुई है उसके साथ में। इस तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप देख सकते हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं और आप इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बूट प्रायोरिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम किससे बूट करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से बूट करना चाहते हैं, पेन ड्राइव से बूट करना चाहते हैं। तो जब तक आपके मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक आप सिर्फ क्या देख सकते हो, बायोस, जिसमें आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यहीं से बूट प्रायोरिटी को चेंज करके हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बहुत सी सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं बायोस पे, ताकि आपके जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो सके।